हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है वाई जिन्ना डिमांडेड पाकिस्तान मुस्लिम कंडीशन। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है और किस तरीके की डिमांड, मतलब जो जिन्ना ने, जो अली जिन्ना हैं, इनके जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी और आज लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में वो तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन वीडियो देखते हैं, उसके बाद में फिर कुछ डिस्कस करेंगे और वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि बीच में मैं रिव्यू करती हूँ। ठीक है, तो बीच में डिस्कशन चलता है तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अगर आप न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने बीच में से एक चीज़ ये निकाली कि अल्लाह ताला ने एक मुल्क का हमसे वादा किया है, मुल्क नहीं होगा तो इस्लाम खतरे में। आपने हिंदू ब्यूरोक्रेसी, हिंदू सुपरमेसी की बात की। उस दौर में लोगों ने दीन का लेबल लगाया, दाढ़ी रखी, सर पे पटका बांधा, 4 लोग अपने साथ मिलाए और उन्होंने फतवा दिया जो शख्स इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी बोलेगा उसका निकाह फसख हो जाएगा। उस टाइम तमाम टेक्नोलॉजी इंग्लिश में थी। आज हमारी कौन सी लैंग्वेज, ऑफिस लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान में? जी ऑफिशियल इंग्लिश है। तो फिर इधर पूरे पाकिस्तान को कत्ल का फतवा या उन्हें जो सा वो फांसी दे देनी चाहिए। काज़ी आज़म साहब ने बनाया सही है, सारे काम अच्छे किए हैं। हमारे मुसलमान, हम लोग मुसलमान हैं। ये पहला रमजान शरीफ है जिसके अंदर इतनी महंगाई कर दी इन्होंने, इतनी महंगाई कर दी कि लोग फल देख के जा रहे हैं, ले खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। इंडियन अवाम क्योंकि दे आर हाईली एजुकेटेड, उनको बिफोर टाइम ये बात समझ आ गई कि ये उन्हें समझ आ रही है, उन्हें आ गई, हमें आना बाकी है। उन्हें आ गई, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं मैशत के लड़ रहे हैं कि इंडिया इज़ वर्ल्ड नंबर 1 इकॉनमी। तो वो चाइना से भी उसका इशू चल रहा है, पाकिस्तान को तो खैर वो हमें उसमें नहीं लाता है। अगर आप इसको एक जर्नलिस्ट की आंख से देखें तो आप यकीन जाने इनको आवाम को इन्होंने जहन्नुम से दो चार कर दिया है। और आज मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगी और इन्होंने ये बिल्कुल सही कहा है कि हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, हमारी लड़ाई है जो हमारा जो इतिहास था, जो हमारा एक गौरवशाली इतिहास था जिसमें हम सोने की चिड़िया कहा करते थे और हमें उसको दोबारा से वापस लेना है। ठीक है, तो हमें अपने उसी पुराने इतिहास को अपने वापस लेना है और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें अपने ऊपर काम करना है। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं हमें उन पर फोकस करना है और फिर अपने आप को आगे बढ़ाना है और वो हम कर रहे हैं धीरे धीरे। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब जैसे हमको पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था तो अब भी हम वही उसी तरीके से हमारा गौरवशाली इतिहास होगा। ठीक है, पूरी दुनिया में आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखता, सिर्फ इंडिया रखता है। पूछे क्यों? हाँ बताएं। यहाँ पे हमें तो बताया जाता है, मैं अभी ये जो लोग खड़े इनसे कहूंगा कि भाई इंडिया हमदर्दी रखता है, वो कहेगा वो पागल हो, इंडिया तो नफरत करता है। कहते हैं खून को खून से राह होती है, यही ब्लड उनकी रगों में दौड़ रहा है, यही ब्लड इनकी रगों में दौड़ रहा है। तो हमदर्दी रखता है सर, ये नेचुरल है कि खून अपने खून को पिटते मरते नहीं देख सकता। ठीक है, धर्म अलग, मजहब अलग, वो भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, वो बेटे का नाम शंकर रखेंगे या अब्दुल्ला रखेंगे, लेकिन जब खून पे बात आती है ना तो ये भी इकट्ठे हो जाते हैं। जो भी है हमारा भाई है, उसका धर्म दीन उसके साथ, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले ने फैसला करना। अब उनको दुख हो रहा है, वो कहते इतना बुरा तो हमने नहीं मारना था जितना गैर मार रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए बना था कि ये इनके हाथ में आना था, गंजों के हाथ में आना, जिसके भी हाथ में आना तो उसने तबाह करना था, इसलिए बना था। नहीं, ये तो मतलब एक आपने तंजन बात की या दुख से बात की, लेकिन हकीकत में तो यही था ना कि पाकिस्तान में मुसलमान दुनिया में अपना नाम करेंगे। पाकिस्तान बनने का मतलब कुछ और था, लेकिन ना ये बगैरती की है इन्होंने बगैरती करके उसे तबाह कर दिया है। हर बंदा जो है ना इस वक्त भूख से मर रहा है। मुझे अदारों ने उठा के मेरी वो मुरम्मत की कि ना पूछें, कहा जी आप एटमी प्रोग्राम के खिलाफ है। अब जब सैलाब आया तो एटम बम पड़ा था, अगर इतनी दहशत थी तो सैलाब मुड़ क्यों नहीं गया? सर, आप अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, एक चीज़ को अना का मसला बनाएंगे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, एक शख्स जाल लगाता है, उसमें 4 कबूतर फंसते हैं और एक उल्लू फंसता है, तो उल्लू सबसे ज़्यादा रोता है। कबूतर कहते हैं ये काटेगा तो हमें पका के खाएगा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें छोड़ देगा। कहता है ये एक दीनी आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं, फतवा दे दे 4 कबूतर के साथ उल्लू भी हलाल है,
तो हमारे यहाँ उल्लू को हलाल किया जा रहा है। इतनी सख्त बात करेंगे तो शायद आप पे भी फतवा लग जाएगा ना। इंडिया पाकिस्तान के लोग तो फिर भी हाथ मिला लेते थे, इन्होंने तो कौम को ऐसे डिवाइड कर दिया है कि लगता है दो अलग अलग रियासतें और अपनी आज़ादी की जंग लड़नी। आप इंडिया को भूल जाएं, यहीं पे जम्मू बन गया, यहीं पे इंडिया बन गया, यहीं पाकिस्तान बन गया। सर चौधरी साहब कुछ कीजिए इसको। आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, 1947 से लेकर पहले और 1947 के बाद की हिस्ट्री। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड क्यों की थी, पाकिस्तान की सेपरेशन क्यों हुई थी, जिस मकसद के लिए, जिन बुनियादों पर पाकिस्तान को अलहदा किया गया, क्या आज वो चीज़ें पूरी हो रही हैं या नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही फेवरेट हमारी पर्सनैलिटी, आपने भी बहुत डिमांड की कि एडवोकेट साहब को दोबारा लाएं, बात करना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग, कैसे हैं चौधरी साहब, आप ठीक हैं? मैं फिट फाट, आप बताएं कैसे हैं? अच्छी, रब्बुल आलमीन का एहसान, रमज़ान बड़े एहसन तरीके से गुजर रहा है। ठीक है। आपका क्वेश्चन ये था कि जिन्ना का पाकिस्तान 1947 से पहले और 1947 और अब तक 2023 चल रहा है। सबसे पहले तो ये बताना है ना आपने देखने वालों को कि किस मकसद के लिए बनाया गया था। सबसे पहले तो ये देखें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वो सब कॉन्टिनेंट में आई, बड़े सगीर पाको हिंद में, तो एज अ बिजनेसमैन वो आए, बिजनेस के जी हमने ये बिजनेस करना है। देखते ही देखते ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर में कन्वर्ट हो गया हिंदुस्तान। अब कायदे आज़म साहब, जिनके वालिद का नाम जिन्ना पूंजा साहब था, वो इंटरेस्टेड थे कि आप बिजनेस करें। उनका लेदर वगैरह का कोई बिजनेस था, तो कायदे आज़म को शुरू से पढ़ने का शौक था। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना हायर एजुकेशन के लिए यूके भी गए, जैसे डॉक्टर बैरिस्टर इलामा इकबाल साहब, वो फिलॉसफी में चले गए, जर्मन। इन्होंने दुनिया के बड़े रेवोल्यूशंस को पढ़ा कि रेवोल्यूशंस कैसे आते हैं, क्योंकि कायदे आज़म साहब की अगर आप पर्सनैलिटी पे, उनके माइंड पे, उनके आईक्यू पर, उनकी मेंटल अप्रोच पे आप रिसर्च करें तो एक क्रिएटिव माइंड था। इस बात में तो कोई शक नहीं कि वो एक क्रिएटिव माइंड थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट किया। लेकिन बात ये आती है कि जहाँ पर मेन इश्यूज, जो मेन पॉइंट है, उसमें एक ये आता है कि जी पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया। जाहिर बात है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन और कायदे आज़म के जो फोर फादर थे, क्या वो भी मुसलमान थे? और जो दूसरे कायदे आज़म के साथ दूसरे मुसलमान जो उस टाइम हिंदुस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थे, क्या वो भी पाकिस्तान बनने के हक में थे? जी बिल्कुल पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थे, क्योंकि उस टाइम बहुत से उलमा कराम वो इस बात को समझ चुके थे कि गोरा यहाँ से फिजिकली जा रहा है, लेकिन हम गुलाम रहेंगे अगर हम आपस में डिवाइड हो गए। आप मौलाना मौदूदी साहब को सुने, आप मौलाना मौदूदी और बड़े बड़े उलमा कराम थे। गांधी साहब को भी ये पॉलिसी समझ आ गई थी, नेहरू फैमिली को भी पॉलिसी समझ आ गई थी कि ब्रिटन्स जो है बिफोर टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए और इन्होंने अब जाते हुए यहाँ पे कुछ करना है। ठीक है, खुशी की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेकर आए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हॉस्पिटल्स बनाया, रेलवे बनाया, सब कुछ किया। हमारे बड़ों की तरह ताजमहल, शाही किला, जंगो जदल में नहीं रहे, थोड़ा सा सिविलाइजेशन डेवलपमेंट की तरफ आए, लेकिन उन्होंने इसकी बहुत भारी कीमत वसूल की। देखें, अगर ब्रिटन्स इंडियंस या पाकिस्तान के साथ ठीक होते तो आज यहाँ से लोग अरबों पाउंड वहाँ ले जाते हैं, वो ये नहीं पूछते आपके लोग भूखे मरे क्यों लेकर आए हो। असल में आज भी उनका क्राउन, हम कभी ना आज़ाद थे ना हम आज़ाद हुए हैं, हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए। देखें, रब्बुल आलमीन को अपने दीन के लिए, इस्लाम के लिए किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही है, लेकिन हमने जो सा वो कह दिया कि पाकिस्तान एक ऐसी फलाही रियासत, एक ऐसी रियासत बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए था। लेकिन बात ये आती, कहते हैं कौवा जब हंस की चाल चला तो अपनी चाल भी भूल गया। अगर आप कुरान पाक उठा के देखें, तौरात तलमूद पाक उठा के देखें, अंजील मुकद्दस उठा के देखें, तो उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 कबीले। अल्लाह ताला ने उनसे एक ज़मीन का वादा किया था कि मुकद्दस ज़मीन है, मैं आपको यहाँ लेकर आऊँगा। जैसे उन्होंने फ़िरौनों की ग़ुलामी की, सब कुछ कहा। हमने जब इस्लाम का लेबल लगाया तो हमने बीच में से एक चीज़ ये निकाली कि अल्लाह ताला ने एक मुल्क का हमसे वादा किया है, मुल्क नहीं होगा तो इस्लाम ख़तरे में। आज अगर पाकिस्तान को फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट तमाम मीडिया हर चीज़ को ऑफ कर दिया जाए कि आपको इस्लाम ने तब भी जिंदा रहना है, हिफाजत तो रब्बुल आलमीन ने फरमानी है।
जो एक कंसेप्ट दिया जाता था एडवोकेट साहब, कंसेप्ट ये दिया जाता था कि जी गोरे चले जाएंगे तो बाद में हिंदू हमारे के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, हमारे ऊपर करेंगे, हमने तो अलहदा से जाना है, अलहदा पूरी दुनिया में पहचान बनानी है। क्या हमारी पहचान इस तरीके से बननी थी जो आज बन रही है? पूरी दुनिया में हम मजाक, मतलब ये बातें हैं वो बुरी लगती हैं कुछ लोगों को, जिन्होंने पाकिस्तान को इस कंडीशन में, इस पोजीशन तक पहुंचाया, उन्हें बुरी लगती हैं। लेकिन जो बाशऊर लोग हैं, जो यूथ है पाकिस्तान की, वो समझती है कि अब हम इन चीज़ों पे बोलेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। क्या हम आज बेहतरी पे हैं? जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था वो मकसद पूरा हो रहा है? आपने हिंदू ब्यूरोक्रेसी, हिंदू सुपरमेसी की बात की। उस दौर में लोगों ने दीन का लेबल लगाया, दाढ़ी रखी, सर पे पटका बांधा, 4 लोग अपने साथ मिलाए और उन्होंने फतवा दिया जो शख्स इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी बोलेगा उसका निकाह फसख हो जाएगा। उस टाइम तमाम टेक्नोलॉजी इंग्लिश में थी। किसी दौर में जब मुसलमान, आप बगदाद को देखें, आप बसरा को देखें, तो ब्रिटेन दुनिया से लोग पहले आके फ़ारसी और अरबी सीखते थे। तमाम इल्म इसमें था जब तक हलाकू खान ने बर्बाद नहीं किया था। आज हमारे वही हालात हैं, बल्कि हम उनसे आगे निकल गए। जब चंगेज़ खान ने हमला किया बगदाद पर, उसने इराक़ पे हमला किया, ईंट से ईंट बजाई, मुसलमानों की लाइब्रेरियाँ बर्बाद कर दी। मुसलमानों ने 60-70 साल इंग्लिश नहीं सीखी। सर सैयद अहमद खान साहब मैदान में आए। तो सर सैयद को भी तो ये कहा जाता है ये भी कोई एजेंट थे, ये इन्होंने इंग्लिश का बताया, जो इंग्लिश का बताएगा जी, जो जी, जी, कुफर का फतवा दिया था हाँ। कि ये कुफार की जुबान बोल रहे हैं। हालांकि वो ये भूल गए थे कि आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन खातमुल अंबियीन, उन्हें इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजा गया है। इस्लाम एम्बेसिडर किसका है? ह्यूमन बीइंग का है। वो इंसानियत का एम्बेसिडर है, इंसानियत का लंबरदार है, सफ़ीर है इस्लाम। तो उस टाइम भी बहुत से नौजवान कत्ल हुए, दंगा फसाद हुआ, बड़ी जिद्दोजहद के बाद इन पे कत्ल का फतवा दिया गया। ये चुपते फिरते थे। सर सैयद की बात कर जी, रहे हैं कि भाई मतलब जिन्होंने बोला कि एजुकेशन लेनी चाहिए, मुसलमानों को, इंसानों को एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में आना चाहिए, इंग्लिश सीखनी चाहिए, उन्हें फतवा उस टाइम पे दिया गया। आज हमारी कौन सी लैंग्वेज, ऑफिस लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान में? जी, ऑफिशियल इंग्लिश है। तो फिर इधर पूरे पाकिस्तान को कत्ल का फतवा या उन्हें जो है वो फांसी दे देनी चाहिए। देखें उन्होंने एंग्लोर मोहम्मदीन सोसाइटी मेरा ख्याल बनाई उन्होंने, और नौजवान जाके किसी भी एक दीनी जिसने दीन का इबादा उड़ा होता था, का ये ट्रेन गोरे ने बनाई, आप क्यों जा रहे हैं? यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, अरेबिक नहीं है क्या पाकिस्तान की? बड़ा ये मतलब सुनने में अजीब लग रहा है ये चीज़, क्योंकि जिस हिसाब से मुस्लिम मुल्क है तो इंग्लिश तो नहीं होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना? अपना अरेबिक, उर्दू, ये सारी वो होनी चाहिए जो हर चीज़ में यूज़ की जाए ऑफिशियल वर्क में। चलो देखते हैं आगे। वैसे भी क्या बोलते हैं, अब जैसे इन्होंने एक बार ये बोला था कि जैसे मुल्क तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन जो वो इंटरनली क्या है, इनडायरेक्टली वो राज कर रहे थे, पाकिस्तान हो या इंडिया हो। ये तो है, वो इनडायरेक्टली राज कर रहे थे, क्योंकि वो गए नहीं थे। वो अपने जो उनके जो एजेंट थे, जो गुलाम थे, जो उनके जो क्या बोलते हैं, अब अपने ही बंदों को बैठा देना, इस तरीके से बैठे हुए थे। तो वो उसी तरीके से रूल फॉलो कर रहे थे। और दूसरा क्या था, अब जैसे पाकिस्तान कभी अमेरिका की हेल्प ले रहा है, कभी किसी की हेल्प ले रहा है। अब भाई हेल्प किसी की आप लोगे तो जाहिर सी बात है वो अपना हुक्म तो चलाएगा ही। तो अब कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद थे और हम अपनी पॉलिसीज़ खुद बना रहे थे? एक्चुअल में हम अपनी पॉलिसीज़ नहीं बना रहे थे, बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो पॉलिसीज़ बना रही थी पाकिस्तान की। क्योंकि अगर मान लो आप अरब से पैसे लेते हो तो जाहिर सी बात है आपको अरब की बात माननी पड़ेगी। चाइना से पैसे लेते हो तो चाइना की बात माननी पड़ेगी। अमेरिका से पैसे लेते हो तो अमेरिका की बात माननी पड़ेगी। जिससे भी पैसे लोगे उसकी बात आपको माननी पड़ेगी। तो कैसे कह सकते हो कि आप आज़ाद थे? आज़ाद तो आप कभी से नहीं थे, ठीक है ना? जब आप खुद के फैसले खुद करते हो और किसी से हेल्प नहीं लेते हो, तब आप कह सकते हो कि आप आज़ाद हो। वो कहता था जी रब ने हमें सहूलत दी है, मैं तो पैसे दे के जा रहा हूँ। का आप जानिमाज पे बैठ के उड़ के दिल्ली लाहौर से क्यों नहीं चले जाते? का ये मेरे बस में नहीं है? का इस बात को मानते हैं कि कुरान पाक कहता है, अंदर लिखा है, कोई है कि सोचे समझे? अल्लाह पाक ने एक वुसअत रखी है। फिर लोगों में शऊर आना शुरू हुआ। ये तो बड़ी ना वो डीप बातें हैं। ये कुछ लोगों को तो जाहिर बात है जो थोड़ा बहुत इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो समझेंगे भी, बड़ी अच्छी भी लगेंगी हिस्ट्री की बात। लेकिन नॉर्मल, क्योंकि हमारी ऑडियंस है, नॉर्मल लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि लोगों तक बात ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे कर सकें। चौधरी सुहेब साहब, इन्हें हाई पोटेंसी की डोज चाहिए। पानी सर से हमारे गुजर रहा है। इन्होंने अगर अब भी आंखें ना खोली तो एक अलमिये से ये 2-4 होंगे।
ठीक है। जिना का पाकिस्तान कभी ये नहीं था कि ये भी एटम बम बनाएंगे, वो भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे, दोनों मिसाइल्स बनाएंगे, बॉर्डर्स लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ पे लॉ ये होगा, वहाँ पे लॉ ये होगा। पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया जब डिवाइड हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी ये इस तरह से नहीं था। ये वीज़ा सिस्टम, लोग आया जाया करते थे, रिश्तेदारों से ये मिला करते नफरतें किसने बढ़ा दी फिर? ये कैसे इतनी नफरतें कि आज इंडिया का नाम लेने पर सिर्फ एक्चुअल में हुआ क्या था कि इंडिया ने जब इंडिया आज़ाद हुआ था, मीन्स जब पाकिस्तान बाहर से आज़ाद हो गया था, तो इंडिया अपना आराम से काम कर रहा था। उसको ये था कि भाई पाकिस्तान को अपना हिस्सा मिल चुका है और इंडिया भी काफ़ी गरीब था, यहाँ के लोगों के पास कुछ नहीं था। आप जानते हैं कि 1% पता नहीं कितने % पे GDP थी जब अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, तो कुछ भी नहीं था। मतलब कपड़े तक भी ढंग के नहीं थे, खाना भी नहीं था, लोग बाहर सोते थे ठंड में, इस तरीके से कुछ था ही नहीं, छत भी नहीं थी। तो इंडिया ने अब यही था कि भाई अब आज़ाद हो चुके हैं, पाकिस्तान भी अपना अलग बन चुका है, तो चलो थोड़ा सा रिलीफ उनको मिला। और उसके बाद में क्या है कि उन्होंने जो है अपने उस पे काम पे फोकस करना शुरू कर दिया कि चलो अब हम अपने देश को सुधारते हैं, अपने देश पे काम करते हैं, अपने लोगों पे काम करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। आज़ादी से कुछ टाइम बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया। चलो ठीक है, वहाँ पे हो गया। उसके बाद में फिर से इंडिया अपने काम में लग गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि चाइना ने फालतू में अटैक कर दिया, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, इंडिया अपने उसमें उसको था ही नहीं। अब जब देखा कि ये तो मतलब फिर चाइना के बाद में ये इंडिया इसमें पाकिस्तान ने फिर से अटैक कर दिया। तो ये चाइना और पाकिस्तान की मिलीभगत से तो फिर इंडिया वालों, ये यहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जब ये अलग हो चुके हैं तो इसके बाद भी ये अटैक कर रहे हैं, तो ये इनका क्या मतलब है, अब इनकी मंशा क्या है इस चीज़ से, जबकि इनको आराम से रहना चाहिए और हम किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं। तो उसके बाद में फिर हमने सोचा कि इस तरीके से तो अगर ये भी अटैक करेंगे और ये भी अटैक करेंगे, दोनों देश इस तरीके से, तो इंडिया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अभी तो आज़ादी मिली है, तब सोचा कि हमें भी कुछ अपने न्यूक्लियर बम वगैरह बनाने चाहिए। अदरवाइज इंडिया ने कभी नहीं सोचा था कि न्यूक्लियर बम बने, हम मजबूर किया गया हमें इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले जो शुरुआत की थी चाइना ने और पाकिस्तान ने की थी, इन्होंने शुरू में अटैक किए थे भारत के ऊपर, इस वजह से स्टार्ट हुआ था। तो दुश्मनी किसने पाली थी? पाकिस्तान ने, अंदर से ही इन्होंने दुश्मनी पाल रखी थी, ठीक है। इस वजह से न्यूक्लियर बम और ये सारी चीज़ें बननी शुरू हुई थी। पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।